नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सत्र के पहले दिन ही बंगाल विधानसभा में हंगामा, चुनाव बाद हिंसा के मसले पर बीजेपी का हल्ला बोल। अघाड़ी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, ईडी ने कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में अजीत पवार पर कसा शिकंजा। पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रहा घमासान, कैप्टन अमरिंदर के लंच पर उठी हिंदू चीफ की मांग। अखिलेश यादव पर आक्रामक हुई मायावती, कहा समाजवादी पार्टी के स्वार्थी होने के कारण बड़ी पार्टियां नहीं करेंगी गठबंधन। और कोरोना वैक्सीन पर राहुल के ट्वीट से मचा बवाल, बीजेपी ने दिया करारा जवाब। पहली खबर बंगाल से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के दौरान नारे लगाए और चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी शोर शराबे के चलते राज्यपाल अपना भाषण पूरा नहीं दे सके। राज्यपाल ने सिर्फ 4 मिनट में ही अभिभाषण खत्म कर दिया, क्योंकि उस समय सदन में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विधायकों ने वेल में विरोध करना शुरू कर दिया था। नतीजतन राज्यपाल को भाषण रोकना पड़ा। दूसरी ओर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा कर रहे विधायक सदन से बाहर चले गए। डॉक्टर साहब, शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि जो राज्य सरकार ने बयान दिया था राज्यपाल को, वो झूठा था। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, विधानसभा में तो ये होना ही था। ये पहले से मालूम था कि सत्र शुरू होगा और पहले से ही गवर्नर और ममता बनर्जी के बीच जो है उठापटक चल रहा था। लेकिन जो बंगाल को लेकर के जो खबर आई है वो आई है कलकत्ता हाईकोर्ट से। कलकत्ता हाईकोर्ट में वो इंटरिम रिपोर्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का पहुंच गया है और उसके बाद जो आज कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से जो फरमान जारी किए गए हैं वो ममता बनर्जी की नींदें उड़ा देगा। पहली बात, प्राइमा फेसी कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये मान लिया है कि चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हिंसा की। कोर्ट ने यह भी माना कि पुलिस मूक दर्शक ही नहीं बनी रही, बल्कि जो लोग शिकायत करने गए, जिनके साथ रेप हुआ, जिनके घर को जलाया गया, जिनके साथ मारपीट हुई, जो घर छोड़ के, इलाके छोड़ के भागने को मजबूर हुए, उनके साथ पुलिस ने उल्टा केस डालकर उनको फंसाने की कोशिश की। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना कि इस हिंसा में जो लोग घायल हुए थे उनको सरकार ने मेडिकल सेवाएं तक नहीं दी। और तो और कोर्ट ने यह भी माना कि आप राजनीतिक प्रेफरेंस की वजह से, कि कुछ लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, इस वजह से उनके राशन कार्ड छीन लिए गए, उनको राशन तक नहीं मिल रहा। और जो फटकार ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर लगाई गई है वो साफ साफ इस बात की ओर इशारे कर रहा है कि आर्टिकल 356 लगाने का इससे बेहतर मौका मोदी सरकार को नहीं मिलने वाला। जी, तो इतना कुछ होने के बाद भी केंद्र सरकार जो है वो तमाशा देख रही है और इस मामले में कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र राज्य को कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी 65 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। इनमें कोरेगांव के चिमन गांव स्थित चीनी मिल की जमीन, इमारत, प्लांट और मशीन शामिल है। ये प्रॉपर्टी 2010 में इसी कीमत पर खरीदी गई थी। इस मामले में अजीत पवार ने कहा कि उन्हें जांच एजेंसी की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि जब्त संपत्तियों का मालिकाना हक मेसर्स गुरु कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के पास है और इसे मेसर्स जरंडेश्वर सहकारी शुगर कारखाना को लीज पर दिया गया है। ईडी के मुताबिक जरंडेश्वर सहकारी शक्कर कारखाने की ज्यादातर हिस्सेदारी मेसर्स स्पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र के वसूली गैंग का घड़ा आखिर कब फूटेगा? देखिए, ये जो नया केस ईडी की तरफ से डाला गया है, ये अकेला मामला नहीं है कि जब
अघाड़ी सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ईडी ने कार्रवाई की है। कार्रवाई इसलिए की है कि ये उस वक्त की कहानी है जब अजीत पवार इस बोर्ड के एक सदस्य थे। उस वक्त जिसको कह सकते हैं कि औने पौने दाम में इस शुगर मिल की नीलामी हुई, अपनी कंपनी को बेच दिया, फिर उस कंपनी से उस कंपनी को ट्रांसफ़र हुआ जिसमें इन लोगों का पूरा शेयर है। तो ये दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो ईडी तहकीकात कर रही है। लेकिन ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं है या भ्रष्टाचार की बात नहीं है। एक और खबर आज आई है जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पटोले साहब, जो अघाड़ी सरकार में बाकायदा गठबंधन में हैं, उन्होंने एनर्जी मिनिस्टर के ऊपर कोयला घोटाला करने का आरोप लगाया है। अब अचानक से भ्रष्टाचार का मसला ये क्यों उठ रहा है? साफ है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। ये दोनों ही पार्टियां शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन को भ्रष्टाचार के मामले में घसीटना चाहती है और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके ये लोग आगे चुनाव लड़ने वाले हैं। और इसमें जो साफ साफ फंसते हुए नज़र आ रहे लोग जो नज़र आ रहे हैं, वो चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे अजित पवार हो, या फिर अभी 2-3 और बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आगे सामने आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये मसला सिर्फ भ्रष्टाचार का ही नहीं है, बल्कि ये राजनीति का भी इसमें एक अच्छा खासा कॉकटेल नजर आ रहा है। जी, तो रोज जिस तरीके से नई नई चीजें महाराष्ट्र सरकार में सामने आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अघाड़ी सरकार के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं बचा है जो कि भ्रष्ट ना हो। अब बात पंजाब कांग्रेस की। पंजाब में सत्तासीन कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, वो भी ऐसे समय में जब पंजाब विधानसभा चुनावों में महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। इस बीच जहां नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में गांधी परिवार से मुलाकात करके अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं, वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपने तरीके से समर्थन जुटा रहे हैं। गुरुवार को कैप्टन ने इसी सिलसिले में कुछ हिंदू नेताओं के साथ खाने पर बातचीत की। बताया गया है कि इन नेताओं ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद किसी हिंदू को दिए जाने की बात कही, साथ ही सिद्धू को इस पद पर बिठाए जाने की अटकलों के खिलाफ आवाज उठाई। डॉक्टर साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बैठक करके क्या संदेश देने की कोशिश की है? कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि उन्हें पंजाब का चुनाव नहीं जीतना है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी कि उसको कहते हैं कि पॉलिटिकल एक्यूमेंट कहाँ गायब है, ये समझ में नहीं आ रहा। आप एक ऐसे घोड़े के ऊपर आप दाव लगा रहे हो जो जहाँ तहाँ इधर उधर डिस्ट्रक्शन फैला रहा है। आप एक ऐसे शख्स को पीसीसी का चीफ बनाना चाह रहे हो जो अपने ही मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अब आज जो मसला वहाँ पे पंजाब के अंदर अकाली दल ने उठाया, आम आदमी पार्टी उठा रही है कि भाई 24 घंटे बिजली क्यों नहीं है, बिजली हमारे यहाँ सरप्लस हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो है वो अंधेरा क्यों है। तो कहीं जगह तोड़फोड़ भी हुई है। तोड़फोड़ के बाद जो बयान आया नवजोत सिद्धू का, वो तो काबिल तारीफ़ है। इसको तो फ्रेम करवा करके राहुल गांधी के घर के बाहर लगा देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो बिजली का जो गड़बड़ी हो रही है इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी माने चीज़ों को सुलझाने के बजाय और उलझाने में लगी हुई है। कल देखिए कि लुटिन गैंग किस तरह से ये, आप देखिए दलाली, जो दलाल पत्रकार होते हैं उनके ट्विटर हैंडल पे भी जाइए और अखबारों में भी देखिए कि किस तरीके से ये लोग तारीफ कर रहे थे कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से मिलने के बाद पंजाब में सुलह हो गया, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, कोई बड़ा पद मिलेगा नवजोत सिद्धू को। और कैप्टन अमरिंदर हिंदू लीडर्स के साथ बैठ करके वो ये तय कर रहे हैं कि कोई नॉन सिख एक हिंदू को पीसीसी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो ये तो गेम कुछ और होता चला जा रहा है। जो मेरा अनुमान है, दोनों में से एक ही आदमी कांग्रेस पार्टी में बचेंगे। लास्ट तक कौन इस जद्दोजहद को झेल सकता है, उसी का इम्तिहान चल रहा है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर चीफ मिनिस्टर का फेस नहीं बनाया गया या पीसीसी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो उनके लिए आम आदमी पार्टी का रास्ता खुला हुआ है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगर उनको लगता है कि पीसीसी का चीफ जो है अगर आपने बना दिया नवजोत सिंह सिद्धू को, तो कैप्टन अमरिंदर एक अलग पार्टी बना करके इस चुनाव में लड़ेंगे,
जीतेंगे या हारेंगे वो अपनी जगह अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में बिल्कुल नगण्य हो गई है, पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी का जो कहते हैं जड़ मूल से जो है विनाश हो जाएगा। जी, तो जिस तरह की उधेड़-बुन पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रही है, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं, और जाहिर सी बात है अगर उसे समझ ही नहीं पाएंगे तो उसे सुलझाएंगे कैसे। अब बात चौथी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अटैकिंग मूड में है। मायावती ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर तीखा हमला बोला है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण और खासकर दलित विरोधी सोच और कार्यशैली को देखते हुए देश की बड़ी और प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनके साथ गठबंधन करना नहीं चाहती। इसीलिए आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कहना और करना समाजवादी पार्टी की महालाचारी नहीं है तो फिर और क्या है। डॉक्टर साहब, मायावती के इस बयान में कितना दम है? देखिए, मायावती अपनी रणनीति जो है अब धीरे धीरे रोल आउट कर रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मायावती के सामने ये है कि मायावती के जो दलित वोट बैंक हुआ करता था, तो दलित वोट बैंक में भी बहुत सारी दलित जातियां थीं। उसमें से कुछ जो डेंट पड़ा है, कुछ जातियां बीजेपी के साथ चली गई हैं और कुछ वो असमंजस की स्थिति में है। असमंजस की स्थिति में इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे ममता बनर्जी की राजनीति से दलित वर्ग को जो एक डिसइल्यूजनमेंट हो गया है, वो डिसइल्यूजनड हो गए हैं। तो समाजवादी पार्टी लगातार मायावती के लीडर्स, उसके कार्यकर्ताओं को तोड़ने में जुटी हुई है, और इसलिए आजकल ये जो लोहियावादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, इनको बहुत अच्छा लगने लगे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हर जगह उनकी तस्वीर भी नज़र आ रही है, पोस्टर्स पे भी, ऑफिसेस में भी, स्टेज के ऊपर भी। तो समाजवादी पार्टी की नज़र उन दलित वोटर्स से है जिनको मायावती में अब उतना विश्वास नज़र नहीं आ रहा है। अब 9 इनके एमएलएस को तोड़ करके लेके चले गए अखिलेश यादव। तो मायावती अब तक तो चुप बैठी हुई थी, लेकिन अब तो चुनाव आ गए हैं सामने, तो ये लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा उनको अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि सत्ता में वही आएगा, वही आ सकता है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में वो सबसे अव्वल नज़र आए। तो कंपटीशन अभी कांग्रेस, अखिलेश यादव और मायावती के बीच में है कि बीजेपी का मेन चैलेंजर कौन है। इन लोगों ने फैसला कर लिया कि भाई अलग अलग लड़ेंगे। अब अलग अलग लड़ेंगे तो एक दूसरे के वोट बैंक को काटने में सब लोग जुटे हुए हैं। तो इसलिए मायावती ने ये प्रहार किया कि ये जो समाजवादी पार्टी है सबसे ज़्यादा एंटी दलित है, और दूसरा कि इस पार्टी की कोई अब साख नहीं बची है। किसी भी बड़े पार्टी, हर बड़ी पार्टी ने इनसे गठबंधन करने से मना कर दिया। अब ये छोटी छोटी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मतलब ये मायावती इस तरह का बयान देकर के ये साबित करना चाह रही है कि समाजवादी पार्टी जितनी भी बवाल मचा ले, लेकिन अभी वो बहुत ही कमज़ोर पार्टी है। ऐसा कह के वो अपने लोगों को वापस, उनका विश्वास वापस जीतने में जुटी हुई है। साथ ही साथ अब वो इस चुनाव में इसको कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो गर्माहट है यूपी चुनाव की, वो साफ साफ अब वो नजर आ रहा है। जी, तो जाहिर सी बात है कि बुआ और भतीजा दोनों अलग अलग पार्टी में है, इसलिए जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आएंगे, वैसे वैसे इन दोनों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जाएंगे। आखिरी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर कोरोना वैक्सीन को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जुलाई आ गई, लेकिन अभी तक कुछ राज्यों में वैक्सीन की कमी पूरी नहीं हो पाई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस तंज का करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी पिछले काफी समय से केंद्र की कोरोना वैक्सीनेशन की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। वो ट्वीट करके सरकार से वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी लाने की सलाह देते रहते हैं। पहले भी वो ट्वीट करके आरोप लगा चुके हैं कि भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसमें तेजी लाने की बेहद जरूरत है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार भारत के सभी वयस्कों को इस साल दिसंबर तक वैक्सीन देने की पूरी रणनीति बना चुकी है। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और अन्य भाजपा नेता विस्तार से बता चुके हैं। डॉक्टर साहब, राहुल के इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 21 तारीख से हिंदुस्तान में वो वैक्सीनेशन की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। पिछले 11-12 दिनों में जो एवरेज जो हम दे पा रहे हैं, वैक्सीन लगा पा रहे हैं हिंदुस्तान में, वो 62 लाख के आसपास है।
अब ये 62 लाख वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं हो रहा, और इसके बाद भी कोई आदमी रात में कुछ खा पी लेता है और सवेरे सवेरे जो है हैंगओवर में कुछ से कुछ ट्वीट कर देता है, तो सरकार को भी इतना ज़्यादा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उसने एक ट्वीट कर दिया, अब इग्नोर हिम, वो तो रोज इस तरह की बेहूदी बातें करता है, इसका न सिर है न पैर है, पता नहीं किस तरह के सलाहकार हैं इसके। ये सिंपल कैलकुलेशन है, 62 लाख डोजेस हम पर डे हिंदुस्तान में वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को। दुनिया के किसी भी मुल्क में इस लेवल पे वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इसने जो एक पिन मार दिया कि बड़ा स्लो है, वैक्सीन आई या नहीं आई, लगे फिर उसके बाद सरकार की तरफ से जवाब भी आने लग गया कि जुलाई के महीने में 12 करोड़ वैक्सीन जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। अरे भाई, कोई आदमी जिससे न पार्टी संभल रही, न घर संभल रहा, न कोई सरकार संभल रही, कुछ नहीं, जो संभाल पा रहा है, जो खुद ही जिसको कह सकते हैं कि डिसबैलेंस हो गया है, उसकी बातों को इतना सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी सरकार ने ये क्लियर कर दिया, क्योंकि ये तो प्रोपेगेंडा, राहुल गांधी एक बेकार सी बात कहते हैं और लुटिन गैंग उसको सच साबित करने में बड़े बड़े आर्टिकल लिखना शुरू कर देता है, तो इसलिए सरकार भी डर जाती है और इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से इसकी सफाई दी है। अच्छा है कि राहुल गांधी थोड़ी सी तैयारी करके एक सीरियस लीडर के रूप में वो ट्वीट करें तो बात समझ में आती है। ट्विटर पे आम लोग, छोटे मोटे कार्यकर्ता बचकानी बातें करें तो सब शोभा भी आता है, लेकिन जिस शख्स के सामने, जिसके सपने में प्रधानमंत्री का कुर्सी नज़र आता हो, उसको इस तरह की बेहूदगी नहीं करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी को किन कारणों से हैंगओवर होता है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जब जब राहुल गांधी बेतुकी बयानबाजी करते हैं तो कुछ क्षणों के लिए जो देश की जनता है उसको हैंगओवर जरूर हो जाता है। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।